हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th कंसल्ट सेट नंबर 347। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो 2024 के सिलेबस में है। मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं लिया है जो 2024 के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय का है। पहले काड़ा विशिष्ट चालकता का मात्रक। इसमें आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक बताना है। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है 1/रो। चूँकि रो का फॉर्मूला होता है R/A/L, जो R बराबर ρL/A से बना है सूत्र ये। अब इसका आप विशिष्ट प्रतिरोधकता का अगर मात्रक निकालें तो R का मात्रक यानी ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का मात्रक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका ओम सेंटीमीटर। इस प्रकार से जब प्रतिरोध का आप मात्रक लिखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का जब मात्रक आप लिखेंगे तो लिखेंगे ओम सेंटीमीटर। इसलिए चालकता का मात्रक हो जाएगा 1/ओम सेंटीमीटर। ऊपर लेके आओगे तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम को मोहो भी कह सकते हो, तो आप मोहो भी लिख सकते हैं, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ओम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें देखिए वैद्युत अपघट्य, पहले आप देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वैद्युत अपघट्य जिसके जलीय विलयन अर्थात जल में घोलने पर विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य समानता आयनिक यौगिक होंगे जो आयन देंगे। जैसे H+ आयन Cl आयन देता है कौन, HCl। Na+ आयन Cl- आयन कौन देता है, NaCl। तो इस प्रकार से जो भी आयन देंगे, जो भी रसायन आयन देंगे वो विद्युत अपघट्य होंगे। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl लिखा जाता है। इसमें 2 आयन मिलेंगे आपको, Na+ और Cl-। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसलिए ये विद्युत अपघट्य नहीं होगा। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में एक तो अमोनियम आयन मिलेगा आपको, अमोनियम आयन NH4+, और दूसरा नाइट्रेट आयन 1- NO3 1-, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, HNO3। इसमें आपको मिलेगा H+ आयन और NO3- आयन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड भी विद्युत अपघट्य है, अमोनियम नाइट्रेट भी है और नाइट्रिक अम्ल भी है, और इसमें यूरिया नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो यूरिया हो जाएगा। प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परासरण का उल्टा प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण प्रतिपरासरण आप सब जानते हैं कि यदि दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाए। जैसे मान लीजिए 2 जार मैंने बना दिए, इधर ए और बी। मान लीजिए ए की सांद्रता अधिक है, ए की सांद्रता, ए की जो सांद्रता है अधिक है, और बी की सांद्रता कम है। तो हो गया क्या, मतलब कि ये में
जो है जल कम है, जल कम होगा, और बी में जल ज़्यादा होगा, जिसकी सांद्रता कम होगी, जिसकी सांद्रता कम होगी इसमें जल ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जल के मालिक्यूल जो होंगे, जल के जो मालिक्यूल होंगे, यानी जो विलायक होगा, विलायक बी से ए की तरफ जाएगा। लेकिन 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 आप यदि ऐसा कुछ करें कि मॉलिक्यूल जो थे वो बी से ए जा रहे थे, लेकिन वो बी से ए ना जा करके ए से बी जाने लगे, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जिधर ज़्यादा सांद्रित विलयन है उधर दाब लगा दें, उधर दाब लगाएं। अब दाब लगाने से क्या होगा, कुछ देर बाद जो बी से ए की तरफ विलायक जा रहे थे, जल के अणु जा रहे थे, जाना बंद हो जाएंगे। कुछ देर बाद उल्टा ए से बी की तरफ जल के अणु जाना प्रारंभ करेंगे। तो प्रतिलोम प्रासरण में क्या होगा, यानी उल्टा प्रासरण में क्या होगा, प्रतिलोम प्रासरण में अधिक सांद्रता वाले विलयन में दाब लगाने पर विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कम सांद्रता की तरफ एसपीएम द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जाने लगते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो खारा जल होता है, खारा जल, खारे जल को साफ करने में, खारे जल को साफ करने के लिए, पीने वाला पानी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजिल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त बेंजिल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन रागी का नाम बताना है और सूत्र लिखना है। इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताना है, सूत्र लिखना है। तो बेंजिल्डिहाइड जो होता है, बेंजिल्डिहाइड को नाइट्रीकरण करने के लिए कंसंट्रेट या HNO3 को लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से NO2 प्राप्त होता है, NO2 प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, NO2। तो बेंजिल्डिहाइड के इलेक्ट्रॉन रागी में NO2 कार्य करता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम नाइट्रोनियम आयन होता है, नाइट्रोनियम आयन, इसे नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। अगला क्वेश्चन है, एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। डाइसैकेराइड, शर्करा, वे शर्करा जो स्वाद में, वही कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, वो शर्करा कहलाते हैं, है ना?
तो इसमें मैं आपको कुछ डाइसैकेराइड और कुछ मोनोसैकेराइड के नाम बता देता हूँ। डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। देखिएगा, डाइसैकेराइड जिनको जल में घोलने पर दो मोनोसैकेराइड देते हो, जैसे कि लैक्टोज है, जैसे कि माल्टोज है, जैसे कि सुक्रोज है। ये सभी जल में घोलने पर दो एकल शर्कराएं देते हैं या दो मोनोसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, और दूसरा है फ्रैक्टोज। ये सभी क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो आपसे पूछा गया था एक डाइसैकेराइड का नाम लिखो, तो इसमें से कोई भी डाइसैकेराइड आप ले सकते हैं। उसमें सभी डाइसैकेराइड का जो सूत्र होता है वो C10H22O11 ही होता है, और सभी इसमें से सभी मोनोसैकेराइड का सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कोई भी एक आंसर आप मार्क कर सकते हैं। आपसे पूछा गया था कोई एक, तो मान लीजिए मैंने सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज का जो सूत्र होगा वो ये सूत्र हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपसह संयोजी यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, उपसह संयोजी क्या होते हैं? उपसह संयोजी यौगिक उपसह संयोजन यौगिक बोले या ये सब संयोजी यौगिक बोले, इसमें क्या होता है? वैसे तो आपको अंतर स्पष्ट करना है। उपसह संयोजी यौगिक के जो पदार्थ होते हैं, जो भी उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, उनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूटते नहीं हैं। जिनसे ये बने होते हैं अपने अवयवी आयनों में टूटते नहीं हैं। अवयवी अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं। जो उपसह संयोजी यौगिक होंगे, अगर उनको जल में घोलते तो तब भी वो बने रहेंगे, मतलब अपनी जो गुण है, अपने लक्षण है, उसे वो नहीं छोड़ते, यानी कि वो जल के घुलित अवस्था में भी पाए जाते हैं, कह सकते हैं मतलब। जबकि द्विक लवण जो होंगे, द्विक लवण जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं ये। जैसे मान लीजिए हमने एक उपसह संयोजी यौगिक लिया FeCN6 K3FeCN6। अगर इनको जल में घोला जाएगा तो केवल पोटेशियम आयन मिलेगा, और बाकी पोटेशियम आयन मिलेगा, और इधर ये जो समन्वय मंडल है इसका आयन नहीं मिलेगा, इसमें Fe आयन नहीं मिलेगा, आपको साइनाइड आयन नहीं मिलेगा। जबकि मान लीजिए आपने द्विक लवण, जैसे एग्जाम्पल के लिए K2SO4L2SO4 का होल थ्राइस था 24:2 फिटकरी ले लिया है। इसको जल में अगर घोल दिया आपने तो जल में क्या होगा?
आपको पोटेशियम आयन भी मिल जाएगा, सल्फेट आयन भी मिल जाएगा, आपको एल्युमिनियम आयन भी मिल जाएगा। यानी कि आपको जितने अवयवी आयन हैं सभी मिल जाएंगे, अर्थात ये घुलित अवस्था में पाए नहीं जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जबकि जो उपसहसंयोजी लवण होंगे या उपसहसंयोजी यौगिक होंगे वो घुलित अवस्था में भी पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये एक संकर लवण दिया गया है, इसमें आपको निकिल पर संकरण बताना है। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो निकिल है Cl4 पर 2 माइनस है। तो आप देखेंगे चूंकि साइनाइड -1 का होता है तो 4 साइनाइड होगा, तो 1/4 माइनस, कुल मिला के -4 आ जाएगा। और यहाँ पर बाहर -2 है, तो बाहर 2 तभी आएगा जब निकिल पर +2 आवेश होगा, यानी कि निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2 होगी, यानी निकिल जो है वो +2 में है। अब निकिल का एटॉमिक नंबर जो होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकिल का लिखोगे आप, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 3d8 4s2 लिखा जाएगा। और निकिल +2 में आप देखेंगे 3d8 और 4s 0 होगा। चूँकि अब जो डी ऑर्बिटल है निकिल का 3d 1 2 3 4, इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित हैं, आपका 4s हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 4p बना दिया है, ये 3d है 4s और ये 4p। और साइनाइड जो है, इसमें जो लीगेंट है साइनेटो, ये प्रबल क्षेत्र लीगेंट है या प्रबल लीगेंट है, ये प्रबल क्षेत्र लीगेंट है। तो ये क्या करेगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। तो इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हो जाएगा। ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों क्या होंगे, युग्मित हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि साइनाइड की उपस्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, आठों के आठों जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में पहुंच गए साइनाइड के कारण इस यौगिक में। तो जो साइनाइड द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर उपसहसंयोजी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, वो एक तो डी में हो जाएगा, एक एस में हो जाएगा, और बाकी जो 2 होंगे, चूँकि 4 साइनाइड हैं, वो पी में हो जाएंगे। इसलिए इनका जो संकरण लिखा जाएगा DsP2 लिखा जाएगा। इसलिए इस यौगिक में निकिल का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है निकिल +2 का, वो DsP2 होगा। क्या होगा, DsP2 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र लिखना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है, इसका दर जो है वो अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो अर्धायु का सूत्र है K बराबर, वैसे तो पूरा सूत्र लिख देते हैं पहले, 0 पॉइंट सॉरी K बराबर 2.303/T लॉग प्रारंभिक सांद्रता मतलब माइनस अपान में T समय पर सांद्रता, तो -x। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अर्धायु का सूत्र आता है T हाफ, अर्धायु से लिखेंगे 0.693/T
तो आपसे यही पूछा गया था कि अर्धायु का सूत्र क्या होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अर्धायु जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र P हाफ इक्वल 0.693 अपान के क्या है, वेग स्थिरांक है, विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है K4 CN6 में आपको CN6 में इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। K4 FeCN6 K4 Fe CN6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। K4 Fe CN6 ऑक्सीकरण संख्या तथा सामान्य संख्या बतानी है। तो आप देख लेंगे, अब ऐसे मान लीजिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो हम निकाल लेते हैं विधिवत तरीके से। पोटेशियम फर्स्ट का एलिमेंट है तो इसका +1 होता है, तो 1 × 4 चूँकि 4 है। इसके बाद Fe का निकालना है तो हम x लिख लेंगे, प्लस साइनाइड का -1 होता है और 6 साइनाइड है तो -1 × 6। इस पर कोई आवेश नहीं तो 0, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 4 + x - 6 = 0। कैलकुलेट करके आप लाएंगे x बराबर प्लस का 6 माइनस का 4, दैट इज x = +2। ये तो हो गया Fe पर ऑक्सीकरण संख्या, Fe +2 अवस्था में है। यहाँ पे Fe जो है +2 अवस्था में है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी +2 है। और सामान्य संख्या आप देख लेते हैं कि इसमें जो साइनाइड है साइनाइड को 6 साइनाइड की जो उपसा संयोजन संख्या होती है 1 होती है, तो 6 साइनाइड है, साइनाइड 6 है, तो इसकी उपसा संयोजन संख्या यानी कि Fe को 6 साइनाइड जो है उपसा संयोजी बंध बनाए हैं, इसलिए Fe की उपसा संयोजन संख्या 6 होगी। Fe की जो उपसा संयोजन संख्या है वो 6 होगी। आप दंतुकता देखने के बाद में देख लें कि उसमें कितने लिगेंड लिए गए हैं, दंतुकता की लिगेंड क्या है, लिगेंड की संख्या क्या है, तो आप उपसा संयोजन संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सूत्र लिख देता हूँ। उपसा संयोजन संख्या बराबर दंतुकता, जो लिगेंड है लिगेंड की दंतुकता क्या है और लिगेंड की संख्या क्या है। इन लिगेंड की ही देखनी है आपको, इसमें लिगेंड की दंतुकता और लिगेंड की संख्या, उससे आप निकाल पाएंगे कि उपसा संयोजन संख्या क्या है। इसमें लिगेंड साइनाइड है, साइनाइड की दंतुकता 1 है और संख्या 6 है, तो कुल मिला के उपसा संयोजन संख्या 6 आ जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया में अगला क्वेश्चन हमारा 4th का प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 99% रह जाता है, तो आपको अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो हमने अभी सूत्र लिखा था, बताया भी है ऊपर, K = 2.303 अपान T log प्रारंभिक सांद्रता बटे T समय बाद सांद्रता, उसे कहते हैं A0 - x या AT भी लिख सकते हैं।
तो चूँकि दिया गया है 2.303 अपान, देखो क्या लिखा है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता 100 मिनट में, तो यहाँ नीचे अपान में 100 हो जाएगा। टाइम दिया गया है 100 मिनट। प्रारंभिक सांद्रता हम 100% ले लेंगे और 99% विघटित हो जाता है, तो 100 माइनस 99। तो इसको जब हल करेंगे आप 2.303 110 की पावर में कर लीजिए 2 log 100 यानी 10 की पावर 2 अपान 1, और log 10 की पावर 2 का मान हो जाएगा log 2, यानी 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 log 10 की पावर 2 लिखेंगे, 2 आगे आएगा, log 10 का मान 1 हो जाएगा। ये 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 log 10, और log 10 का मान 1 होता है, तो आपका हो जाएगा 2.30 मल्टीप्लाई 2 इंटू log 10 की पावर -2। यहाँ देख लीजिए सूत्र होता है log का एक, अगर लिखा है log 10 की पावर n तो इसको लिख सकते हैं n log 10। ये सूत्र है log का। इसको हल कर लीजिए आप, 2 3 6 6 2 दूनी 4 4.606 10 की पावर -2। अब चूँकि मात्रक मिनट इनवर्स में रहेगा क्योंकि जो समय दिया गया था वो मिनट में दिया गया था, तो ये आपका वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया, आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ बताना, चालकत्व क्या होता है? चालकत्व क्या है? चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है। किसी विद्युत अपघट्य के लिए जो विलयन हो उसका, उसमें चालकत्व जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समान होता है। यदि उसके जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच विभव 1 वोल्ट हो या उनके बीच का विभव जो है 1 वोल्ट हो, इन्हें जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, 1/R। इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चालकत्व का प्रतिरोध ओम इनवर्स लिखेंगे, ये मात्रक हो जाएगा, याद रखिए साथ में। सेल स्थिरांक क्या है? कोई भी बैटरी होती है उसमें जो भी 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इनके बीच की दूरी लेनी है आपको L, और इसका जो क्षेत्रफल हो एरिया A, उसका अनुपात ले लीजिए। तो मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। बीच की दूरी और जो पृष्ठ काट क्षेत्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो उसका एरिया जो है उसका अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ये सेल स्थिरांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर यूरिया का अणुभार दिया गया है 5% W/V, यानी कि यहाँ दिया गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलयन का फ्राक्शनल दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लिख सकते हैं 300 केल्विन। 27 में 273 जोड़ेंगे 300 केल्विन आएगा। और अणुभार दिया गया है विलेय का अणुभार, यानी से हम विलेय का अणुभार लिखते हैं M2 से। अणुभार कितना दिया गया है? 60 ग्राम प्रति मोल, आपका ये हो जाएगा अणुभार। दूसरा दिया है 5% W/V विलयन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 ग्राम, ये पहला वाला विलेय को दर्शाता है यानी कि यूरिया, W लिखा है पहले वाला विलेय को, दूसरा वाला विलयन को। 5 ग्राम यूरिया 100 ml, चूँकि B है आयतन दिया तो ml ले लेंगे, ml विलयन। नहीं, इससे क्या पता चल गया? इससे आप देख रहे हैं W2 पता चल गया हमको 5 ग्राम, और B पता चल गया 100 ml। अब प्रासरण दाब का सूत्र लगाते हैं। प्रासरण दाब बराबर होता है पाई इक्वल, जैसे CRT होता है, अगर इसको हम तोड़ेंगे और तो C बराबर लिखते हैं W2/M2, कंसनट्रेशन का सूत्र लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 1000/B मल्टीप्लाई R और T। तो आपका W2 दिया गया है 5 ग्राम, ये अणुभार दिया गया है 60 यूरिया का,
गुणे 1000, विलेन का आयतन 100 ml दिया गया है, आर का मान भी दिया गया 0.0821, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन। तो इस सबको कैलकुलेट करेंगे आप, देख लीजिए, कैलकुलेट करने पर आपका 0 0 कट जाएगा, आपकी 0, 3 0 कट गए, तो इसको आप देख लीजिए, 5 गुणे 0.0821 गुणे 300/6, इन सबको हल करिए तो आपको आंसर मिलेगा 20.525। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हल करेंगे आप तो आएगा 20.52 ATM एटमॉस्फेरिक दाब और मंडलीय दाब। ये आपका प्रासरण दाब आ गया। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी अम्ल की अम्लता उसके एनायन के अस्थायित्व से देखी जाती है। तो अगर ये H+ देगा, H+ निकले इसमें, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन जो बनता है ये अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। यहाँ अनुनाद होता है, अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, ये रिंग में अनुनाद कर लेता है, इसलिए स्थायी होता है। जबकि जो एथेनॉल होता है CH3 CH2H, यहाँ H+ अगर निकल जाए तो CH3 CH2 वो माइनस एथॉक्साइड आयन बनता है जो कम अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि एथेनॉल जो होता है वो कम अम्लीय होता है। ये कम अम्लीय होता है या वो लगभग उदासीन होता है, इसलिए कहते हैं फिनॉल जो है एसिडिक है, एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक है, अम्लीय ज़्यादा है, जबकि एथेनॉल कम अम्लीय है या लगभग उदासीन है। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 वो CH2 CH2 CH3 का IPSC नाम। तो देखिए, ये आपकी पार श्रृंखला में जाएगा और ये ज़्यादा कार्बन, इसलिए ये आपकी जनक श्रृंखला होगी। तो जनक श्रृंखला में 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप बोलते हैं, और ये बाकी मेथ एथ एथॉक्सी बोला जाएगा, एथॉक्सी, या इसे लिखेंगे 1 एथॉक्सी, और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो 1 एथॉक्सी प्रोपेन बोल देंगे। ये IPSC नाम हो जाएगा इसका, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। क्योंकि ये जनक श्रृंखला है तो नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3, और ये आपका एथॉक्सी हो गया, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, ये आपका IPSC नाम हो गया। पूछा गया किसका प्रासरण दाब अधिक है, यूरिया का, वो 0